हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया से होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना। चलिए ओके, बहुत बढ़िया। तो आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपनी यूट्यूब चैनल द मोटिवेशन क्लासेस पे। और आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री को। और 12th क्लास के केमिस्ट्री इसे 3 पार्ट में बटा हुआ है, 4 पार्ट में बटा हुआ है जनरली देखें तो। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आता है एक बायो केमिस्ट्री भी ऐड है। अब 12th क्लास के यदि केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो केमिस्ट्री में बटा हुआ है, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करें फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको लगभग 5 चैप्टर पढ़ने हैं और उन 5 चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन भी बढ़िया से पूछता है, ढंग से पूछता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ पूछता है। जिसमें सबसे पहला चैप्टर है फिजिकल का सॉलिड स्टेट। आप सभी पढ़े होंगे, ट्यूशन में पढ़ रहे होंगे, स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता होगा सबसे पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है। और आज हम लोग उसी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है केमिस्ट्री का, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट इसके बारे में तो आप 11th वगैरह में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या होता है ये सभी। स्टेट ऑफ मैटर, जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि 3 स्टेट में मैटर अवेलेबल है, 3 स्टेट में जनरली ये पढ़ते हैं। हालांकि टोटल इसका जो स्टेट है 5 कैटेगरी या 5 स्टेट में अवेलेबल हैं, जिसमें 2 अदर आ जाते हैं, वो आप शायद जानते होंगे। ऐसे 3 कौन है जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं, वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जनरल तौर पर तो यही है, जिसे आप पढ़े भी हैं, 11th वगैरह में पढ़े थे, शुरू में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़े हैं, 12th में पूरा नहीं पढ़े लगिए। सॉलिड स्टेट स्पेशल पढ़ा, सॉलिड स्टेट स्पेशल। तो ये जो स्टेट ऑफ मैटर है ये 3 कैटेगरी के हैं। 3 स्टेट में कोई भी मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है, जिसे आप ठोस, द्रव, गैस कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड कौन होता है? जो चीज कड़ा हो, जो चीज कड़ा हो उसे आप मन कड़ा में हार्ड वगैरह हो उसे आप सॉलिड कह देते हो। मुलायम भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बोर्ड, पेन, टेबल, कुर्सी, किवाड़ी, दीवार, ईंटा, पत्थर, जो भी आप देखते हैं ये सभी सब ठोस स्टेट में है। कपड़ा भी अपना ठोस है। लिक्विड कौन होता है? लिक्विड वो चीज जो बह जाता है। जनरल तौर पर तो ऐसे मन की एग्जांपल हम दे रहे हैं समझने के लिए, डिफिनीशन हम नहीं बता रहे हैं। ऐसे इसका डिफिनीशन, जिसका शेप एंड वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, जिसका शेप एंड वॉल्यूम फिक्स्ड हो उसे सॉलिड कहते हैं। और जिसका शेप चेंज होता है बट वॉल्यूम फिक्स्ड होता है उसे लिक्विड कहते हैं। और जिसका ना तो शेप फिक्स्ड है ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है, दोनों के दोनों फिक्स्ड है ही नहीं, तब उसे हम कह देते हैं वो गैस स्टेट में। फॉर एग्जांपल सॉलिड के लिए तो ढेर सारे हो जाएंगे, ईंट, पत्थर, कुर्सी, टेबल, मेज, बोर्ड, इंसान भी आ जाएंगे, हम लोग भी आ जाएंगे, मोबाइल वगैरह आप चला रहे हैं, मोबाइल वो भी वही है। लिक्विड वो चीज होते हैं जो जनरल तौर पर बहते हैं या जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है और शेप वेरी कर जाता है, चेंज करता है। फॉर एग्जांपल वाटर को यदि आप गिलास में डालिए तो शेप गिलास जैसा ले लेगा। मतलब 1 गिलास पानी लीजिए आप, तो वाटर का शेप गिलास के जैसा। वॉल्यूम कितना गिलास का? तो जितना वॉल्यूम उतना ही पानी रहेगा उस गिलास में। अब उसी गिलास के पानी को यदि आप लोटा में ढाल दें तो पानी का रूप हो जाएगा, पानी शेप ले लेगा लोटा के जैसा, बट वॉल्यूम कितना रहेगा? वॉल्यूम उतना ही, जितना 1 गिलास पानी था तो 1 गिलास ही रहेगा लोटा में भी गिरने के बाद। बट वॉल्यूम से फिक्स्ड है, बट उसका शेप देखिए चेंज हो जाएगा। उसी को आप एक कटोरा में डाल दीजिए, तो कटोरा में गिला पर कटोरा जैसा रूप ले लेगा। समझ रहे हैं? तो इसका जो है शेप चेंज होते रहता है बट वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। एक बार जितना अमाउंट में उठाएं उतना ही रहेगा। गैस वही, जैसे यहाँ पर देखो आपके पास एलपीजी गैस है जिस पर खाना बनता है, तो एलपीजी गैस देखिए एक सिलेंडर में भरा हुआ है, वो सिलेंड्रिकल है सिलेंडर। तो वो जो सिलेंड्रिकल वो जो सिलेंडर है उसमें भरा हुआ, तो उस गैस का वॉल्यूम सिलेंडर के जैसा है। अब उसे यदि खोल दिया जाए, खोल के हवा में बहाइए तो पूरा में चारों ओर फैल जाएगा।
कौन शेप में आएगा कोई पता नहीं। यदि उसी को छोटा को बर्तन में प्रेशर देके और भर दिया जाए कुछ दूसरे बर्तन में, तो जो दूसरा बर्तन होगा गैस उसी के जैसा रूप ले लेगा, दूसरा बर्तन के जैसा। वॉल्यूम कितना होगा, आप यदि एलपीजी गैस को सिलेंडर में रखें तो लगभग 15 से 20 लीटर के लीटर के रहता है, 15 से 20 लीटर उतना ही होता है गैस उसमें है। यदि उसे खुला छोड़ दीजिए, खुले छोड़ पूरे इन्वायरमेंट में फैलेगा, पूरे इन्वायरमेंट का वॉल्यूम चेक करिए कितना ज्यादा फैल जाएगा। तो वॉल्यूम भी उसका फिक्स्ड नहीं है, वॉल्यूम भी वेरी करता है, जहां पर रहेगा वहां गैस बहुत ज्यादा फैलता है। तो गैस का वॉल्यूम शेप दोनों चेंज होता है, इसका शेप चेंज होता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है, इसका ना तो शेप चेंज होगा ना वॉल्यूम चेंज होगा। सॉलिड जिसका वॉल्यूम शेप, ये सभी आप पढ़ चुके हैं ओके। तो सॉलिड स्टेट किसे कहा जाता है, किसे कहें, जनरल तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड किसे कहा जाएगा, सॉलिड किसे कहते हैं, डिफाइन कर सकते हैं आप। अरे भाई जनरल तौर पर तो आप देखे हैं एग्जाम्पल, हमारे पास देखो ये फुटल ईंटा, ये देखो ईंटा, ईंटा कौन स्टेट में है, ईंट कहेंगे भाई ये सभी कौन स्टेट में रहता है, सबके सब सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट किसे कहा जाए, दैट स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पर, अरे भाई इसमें कोई भारी भरकम चीज नहीं है, आप 11th से ही पढ़ते आ रहे हो, 11th में इसे डिटेल से पढ़े होंगे। 11th में स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना, हाँ सभी स्टेट के बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पर स्टेट केवल सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़े। तो सॉलिड स्टेट किसे कहेंगे, तो वैसा स्टेट, मैटर का वैसा स्टेट जिसमें फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम जिसका हो, सॉलिड स्टेट ओके। एग्जाम्पल के तौर क्या क्या दे सकते हैं, आयरन दिया जा सकता है, अल्युमिनियम चलेगा संकेत, पेन दे सकते हो एग्जाम्पल, टेबल दे सकते हो एग्जाम्पल, भाई ढेर सारे इस सबके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कितना दीजिए ठोस का, तो इसका डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर में, चूंकि आप 12th में आए हैं। तो 12th में सॉलिड स्टेट के जो अंदर ढेर सारी चीजें निकल के आते हैं, कैसे इसका पार्टिकल्स बैठे होते हैं, कैसे इसका यूनिट सेल बनता है, इन सब चीजों के बारे में मेन पढ़ना है। सॉलिड स्टेट ये नहीं कि इसका डिफिनेशन पढ़े, एग्जाम्पल पढ़े, हो गया सॉलिड स्टेट खत्म। ढेर सारे स्ट्रक्चर मिलेगा सॉलिड स्टेट में, अलग 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 यूनिट सेल बने हुए हैं। तो पहले तो छोटा डिफिनेशन पहले कि जिसका वॉल्यूम एंड शेप फिक्स्ड होता है उसे हम कहते हैं सॉलिड। एग्जाम्पल में और अपना मर्जी से इधर लगा लो यार, ढेर सारे हैं अगल बगल में, उतना क्या सोच रहे हो। अच्छा, अब इसका प्रॉपर्टीज जरूर ध्यान में रखिएगा। ठोस का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज पैक्ड। जो सॉलिड है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसे कहेंगे, अरे जिस पार्टिकल से, अब ये जो केमिस्ट्री, चूंकि हम ये सब केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो यहां भी ध्यान में रखिएगा, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम लोग पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। इट मीन एकदम छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में जिक्र होगा। ये नहीं कि बड़ा बड़ा अमाउंट देख रहे हैं, बाहर से देख लिए कि हाँ ये इतना बड़ा है वो हो गया, नहीं, उसके जो सबसे छोटे पार्टिकल, जिसे आप एटम कह सकते हो, बनाने में जो योगदान किया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उसका है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, उसका जो अरेंजमेंट होता है, उसका जो पैकिंग होता है, वो पैकिंग वेरी क्लोज्ड होता है। वेरी क्लोज्ड करने का मतलब कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ इस तरह से अरेंज होता है, एकदम सट के अरेंज रहते हैं। अब पार्टिकल को इसी तरह से दिखाया जाता है, एकदम सट के अरेंज रहेंगे। बहुत कम इनके बीच में गैपिंग रहता है, बहुत कम, इस प्रकार से अरेंज रहते हैं। अब ये जो हम ये डॉट बना रहे हैं, ये डॉट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, कोई भी सॉलिड। तो इस तरह से एकदम सट्टे रहते हैं ये सब, वेरी क्लोज। समझ पाए। प्रॉपर्टीज का यही है कि कोई भी जो सॉलिड
स्टेट का कोई भी मैटर है तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो बहुत बहुत क्लोज एक दूसरे से एकदम एकदम सटे सटे बैठे रहते हैं, सटे से एकदम 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 क्लोजली पैक्ड रहते हैं। अब क्लोजली पैक्ड रहने से कुछ इसमें अब देखिए क्या क्या क्लोजली पैक्ड से बहुत ज्यादा इसमें प्रॉपर्टीज शो हो जाता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज शो होगा जरा चेक करिएगा, देखिए मिलाइएगा मेरे से। अच्छा, जब ऐसे अरेंज करते हैं हम लोग एटम को तो ऐसे नजर आता है कि हल्का हल्का कुछ कुछ जगह खाली नजर आ जाता है। ये फ्री फ्री जो खाली स्थान आप देख रहे हैं ये सभी ये जो खाली स्थान बचता है, ये वाला जो खाली स्थान बचा ये वाला मैं अरेंज करेंगे ऐसे भी, इन सभी को स्फीयर फॉर्म में दिखाया जाता है। आगे और भी आप यूनिट सेल बनाएंगे तो वहां ध्यान में रखते हैं, वहां वहीं पे बताया कि इन सभी का जो पार्टिकल होते हैं उनका जो शेप होता है वो ऐसे भी ये एटम से ही तो बने हैं, तो एटम का शेप स्फीयर टाइप का होता है तो स्फेरिकल दिखाया जाता है। तो जब अरेंज करिएगा तो बीच बीच में खाली खाली जगह बच जाता है, तो उन खाली जगह को ऐसे इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। ई जो खाली 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 जगह बच रहा है जी। तो एक स्टेट ये सॉलिड है और एक स्टेट लिक्विड का। लिक्विड का जो स्टेट है उसमें गैस जो पार्टिकल होते हैं कुछ कुछ ऐसे डिस्टेंस पे बैठे रहते हैं, कुछ कुछ पार्टिकल ऐसे 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 कुछ कुछ डिस्टेंस पे रहते हैं, ऐसे 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 अरेंज रहते हैं। तो इन दोनों पे यदि गैस का तो बात ही नहीं, गैस एक पार्टिकल इधर है तो एक पार्टिकल इधर है तो एक पार्टिकल इधर है। गैस का अरेंजमेंट गैस के पार्टिकल है ना बहुत बड़ा बड़ा बहुत दूर दूर पे रहता है, तो गैस के पार्टिकल की बात ही अलग है, उसका कहानी छोड़ दी। अब ये जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है इन्हें यदि आप मिला के देखिएगा, कंपेयर केवल कंपेरिजन करना है, इससे उसका कंपेयर करिए। तो या यदि यहां चेक करते हैं ये गैस के लिए है, गैस के पार्टिकल इधर उधर बहुत फैले होते हैं, बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। एक पार्टिकल इधर एक पार्टिकल कितना दूर पर मिलेगा पता नहीं। लिक्विड का जो पार्टिकल है वो कुछ डिस्टेंस पे रहते हैं, कुछ डिस्टेंस, और आपका जो सॉलिड के पार्टिकल वो एकदम सटे सटे रहते हैं। ये वेरी क्लोजली पैक्ड है, ये थोड़ा डिस्टेंस पे है, और इसमें तो भाई पैकिंग पता नहीं चलेगा कि एक है तो दूसरा कहां मिलेगा। तो इनके बीच का इंटरस्टिशियल, अच्छा ये इंटरमोलिकुलर स्पेस या इंटरस्टिशियल साइट भी बोला जाता है, अंतराली स्थान या अंतर आणविक स्थान कहा जाता है इसे हिंदी में, अंतर आणविक स्थान या इंटरमोलिकुलर स्पेस अब बोल दीजिए। तो ये जो गैस के पार्टिकल ये गैस के लिए है, ये आपका लिक्विड के लिए है, लिक्विड के लिए, और वो सॉलिड के लिए है। तो गैस में आप देखिएगा तो इंटरस्टिशियल साइट या इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा मिलेगा, एक यहाँ तो एक यहाँ, तो बीच में बहुत ज्यादा गैपिंग रहेगी। लिक्विड में देखिएगा तो ये गैपिंग गैस के रिस्पेक्ट में बहुत कम रहेगा, गैस के रिस्पेक्ट में। और सॉलिड में देखिएगा तो स्पेस एकदम ना के बराबर रहता है, एकदम है बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, जल्दी ये बहुत कम स्थान बीच में नजर आएगा। क्लोजली पैक होने से ये फर्क पड़ता है वैसा। या अब फर्क देखिए, क्लोजली पैक होने से क्या क्या हुआ। क्लोजली पैक इसमें रहता है सॉलिड स्टेट में, जिसके कारण इनके इंटरस्टिशियल इंटरमोलिकुलर स्पेस है, इसका जगह कम गया। जगह कमने के साथ चूंकि ये सभी एकदम सटे सटे हैं, तो कोई कहे कि हम सॉलिड को उठा के और ऐसे करके दबावे, इधर जैसे फोर्स लगावे, क्या फोर्स लगाने पे वो दब जाएगा? कोई भी सॉलिड में आप उठा लीजिए, जैसे ईंट को उठा के ऐसे करके एकदम प्रेशर लगा दबावे, ये एगो ईंटा है, एक उठा के हम ऐसे करके दबाएंगे, क्या दबेगा? दब ही नहीं सकता। काहे नहीं दबेगा? काहे कि देखिए दबता तब है जब ऐसे दबाएंगे इधर से, तो दबे के लिए ई वाला जो पार्ट जैसे एन से दबाएं और एन से दबाएं, तो ई पार्टिकल के एन जाना चाहिए, ई पार्टिकल के एन आना चाहिए, तो एन आवे के जगह ही रहेगा तब ना दबेगा। अभी तो ये पूरा का पूरा सटल है, तो सटल है तो इधर कैसे आ पाएगा? एन से एक एन जाए के जगह मिलेगा तब ना दबेगा, एन भी पूरा सटल है, तो सब सटल रहता है। जैसे इसे दबाइएगा ना तो नहीं दब पाएगा, मैंने कि ये सभी कंप्रेस नहीं होते हैं। जो सॉलिड स्टेट के पदार्थ जो भी मैटर है वो सभी कंप्रेस्ड नहीं होते, इनकम्प्रेसिबल होता है। समझ रहे बात के? क्यों इनकम्प्रेसिबल है? क्योंकि इनके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है। और वही कहा कि पानी को पॉलिथीन में बोतल में लेके भर के दबावे तो दबेगा कि नहीं दबेगा? तो भाई पानी किसी दबाइएगा तो देखिए ये बीच बीच में खाली जगह है, तो एन से दबाइएगा तो ई एन चलावेगा, बीच में खाली एक एन जाए लगी जगह, ई एन से दबाएगा तो ई एन चलावेगा।
तो एक इन्हें जाए लगी जगह, तो इधर से दबाएगा, इधर से इन्हें आ जाएगा, इधर से इन्हें चला जाएगा, तो इस मन दब सकता है। गैस, और वही गैस मुंह से फूंक करके वो पॉलीथीन में गैस बार, फिर पॉलीथीन में दबाओ, नहीं दबेगा, दब जाएगा। इनके बीच में तो और खाली जगह रहता है, तो ई दब जाएगा, एहू दब जाएगा, ई वाला ना दबेगा। समझ रहे हैं? ये वाला इनकम्प्रेसिबल होता है, ये कंप्रेसिबल है, ये भी कंप्रेसिबल है। समझ रहे हैं कि नहीं बात के? ठीक है, तो देखिए अब प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब प्रॉपर्टी तब ही निकाल पाइएगा जब इनके, अरे भाई इंटरनल प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तब ना पता चलेगा कैसे कैसे बनता है ये। अच्छा, अब ध्यान से मिलाइए। अब कोई कह दे रहा मैं ये जो पहला प्रॉपर्टी से ढेर कुल प्रॉपर्टी निकल जाएगा, ये खाली प्रॉपर्टी आपको याद रहेगा ना, वेरी क्लोज पैक्ड होता है, खाली इतना याद रखिएगा ना, एकरा देख देख के आप बहुत सारा चीज बता दीजिए। कोची बता देंगे, फिर से मिलाइए। प्रॉपर्टी हम अभी बाद में लिखेंगे, अब चर्चा कर लेते हैं, पहले देखते हैं कोची निकल के आता है। सबसे पहला, क्लोजली पैक होने के कारण बीच का जगह कम गया, माने कि इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो जाएगा। ठोस में जो भी सॉलिड होते हैं, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस या यहाँ लैटिस भी मिल सकता है, लैटिस में भी जगह होता है स्पेस, तो इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस कम गया। दूसरी बात, जब इसको दबाने जाइएगा तो दबेगा नहीं दब पाएगा, यानी इनकम्प्रेसिबल हो गया। रीजन क्या, रीजन की उनके जो पार्टिकल हैं वो वेरी क्लोज पैक हो गए। क्लोज पैक होने के देखिए क्या क्या रीजन मिल रहा है, एक तो स्पेस कम गया, दब नहीं रहा है। दूसरी बात, इनके बीच में कोई पूछेगा कि बताइए फोर्स, इनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो कमजोर है कि बरियार है? कमजोर है कि बरियार है? हाँ, बता सकते हैं इनके पार्टिकल के बीच में? अच्छा, जैसे सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे काटी यार, समझो कि ऐसे लकड़ी पूरा लंबा कहीं पर, मान लीजिए आप एने से आ रहे हैं, एने से आपको इस साइड जाना है, और कोई आदमी क्या किया है कि ऐसे लकड़ी से एकदम ऐसे धीरे में ऐसे लकड़ी गाड़ दिया है और एकरा रस्सी से ऐसे बांध दिया है, घेर दिया था, ऐसे घेर दिया है ऐसे। अब समझिएगा ना, इसमें सब समझने वाली बात है। समझिएगा तो अपने आप इसमें का प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा, इसमें रट्टे वाला चीज नहीं है। ये ऐसे एकदम घेर दिया है, और आपको ई पट्टी से ऊपर जाना, आई बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा, ऐसा नहीं कि फान के चाहिए, फाने वाला कंसेप्ट हम अपने हटा दे रहे हैं। आपको एने से नहीं जाना, जा पाइए, ये जो रस्सी खोलना नहीं है अब ये सब चीज तो आप ही कर रहे हैं, भाई रस्सी खोलना नहीं है, रस्सी खोल करके तो सब कुछ चल जाएगा। अब यदि देखिए ये भीरी करके ये वाला जो बांस ऐसे गाड़ल है, ये भीरी ये बांस है, ये वाला रस्सी है, ठीक है। आपको इस साइड से इस साइड जाना है, क्या जा पाएंगे? अब तो कहेंगे बंधल है तब तो बहुते बांध दिया है तो भाई एने से एने कैसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे हिलने की कोशिश करिएगा में तो क्या से ही बच जाएगा, हाँ दोनों से बच जाएगा ना, शोल्डर आपका इसमें फंस जाएगा, तो फिर नहीं आगे नहीं जा पाइएगा। तो इस सिचुएशन में आप नहीं जा सकते हैं। अच्छा, यदि यही घेर ले रहा था, ऐसे एक बांस हियां गाड़ता, एक बांस हियां गाड़ता और ऐसे रस्सी बांध देता, ऐसे रस्सी बांध देता। अब आप जा पाते कि नहीं? अब एकरा कौन दिक्कत है, एकरा में जाएगा ऐसे रस्सी करके उठावेंगे, ऐसे रस्सी उठा करके ऐसे घूस के निकल के चलेंगे, है कि ना? एकरा में समझिए क्या, अब क्यों हम आपको बता रहे हैं। यहां पर आप देखिएगा तो जो रस्सी का बंधन है वो बहुत भीरी है, भीरी हिया से हिया, हिया से हिया, हिया से हिया, हिया से हिया, हिया से हिया। तो ये भीरी जो रस्सी के बंधन है, इसको आप यहां से यहां तक एक उठाने की कोशिश करिएगा तो हल्का से उठेगा, बहुत ज्यादा नहीं उठ पाएगा, इतना भर उठेगा उतना में आप घुस नहीं पाएगा, यहाँ से ऊपर ही निकलेगा। समझ रहे हैं कि ना? तो ई वाला के बीच में इसमें जो अट्रैक्शन, इसको ऐसे पार्टिकल में यदि प्रवेश करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, कि जो भीरी बैठे हैं एकदम क्लोजली पैक्ड हैं, उनमें उनके पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और यहाँ पर एक तो ऐसे ही उठा लेंगे, एगो हिया है, एगो हिया, रस्सी ऐसे उठ जाएगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का माने कि जब डिस्टेंस बढ़ जाता है, दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, और दो पार्टिकल यदि क्लोज आ जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। समझ पाए बात के? तो यही कंसेप्ट एकरा में अलाउ कराइए। एकरा में पार्टिकल एकदम सट्टे है, तो क्या कहते हैं, एकरा में से इनके जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा कि कम होगा? हाँ? नहीं बता सकते हैं। अरे भाई बहुत क्लोज है, एकदम सटे हैं, तो जब सटे एकरा नहीं आता है
एक आप हटा नहीं सकते हैं, एकदम बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, मतलब कि बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बरियार लगता है इस समय। तो यदि पूछल जाए, देखिए इन सभी काहे ऐसे हो रहा है, क्लोजली पैक रहे के कारण। इनके पार्टिकल जैसे ही क्लोज पैक हो जाते हैं वैसे ही पता ही सब चलने लगता है कि इनके बीच में इंटरस्टेशियल स्पेस या इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है। इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होने के कारण इन्हें जब आप कंप्रेस करिएगा तक कंप्रेस नहीं होगा, और इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे या बहुत सटे सटे बैठे होते हैं। अब जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हार्ड हुआ वैसे ही ये सब एकदम कस कस के एकदम टाइट हो जाएगा, एकदम एगो एने से पकड़ ले, एने से एकदम हार्ड होबल है। तो जब हार्ड होबल है, जैसे एगो रस्सी कैसे एगो एने से खींचे एगो एने से खींचे, खींच के देखिए एकदम हार्ड हो जाएगा, और जब हार्ड हो जाएगा तो रस्सी एकदम कड़ा कड़ा एहसास होगा। अब भले ही कितना मुलायम रहा है, ऐसे जब ऐसे कर दीजिएगा, खींच दीजिएगा, जैसे ही खिंचाव आवेगा दोनों तरफ से वो हार्ड हो जाता है। तो वैसे ही क्रम है, ये सभी हार्ड होते हैं। ठोस मटेरियल जितना भी होते हैं, सॉलिड मटेरियल, वो हार्ड होते हैं, लगभग हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल क्लोजली पैक है। क्लोजली पैक्ड रहने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से इसमें इनका जो अपना इंटरनल प्रॉपर्टी, वो हार्डनेस इसका बढ़ जाता है। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए, तो कितने पॉइंट निकाल दिए, देखिए जरा इनका जो भी आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूती से पकड़ लिया था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तब फिर इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है। तो देखिए, सॉलिड के लिए आप कितने सारे प्रॉपर्टी निकाल दिए, बस एक ही पॉइंट आपको पता रह के चाहिए कि इनके पार्टिकल होते हैं जो क्लोज पैक होते हैं। अभी इतना से आप अपने आप फोटो में से ढूंढ लेंगे। क्लोज पैक है तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है, कंप्रेस नहीं हो पाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्पेस अलग बात है, स्पेस मैंने खाली जगह, और इंटरमोलिकुलर फोर्स भी पूछा जा सकता है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें बहुत ज्यादा होता है ठोस में। देखो ना, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, जैसे मान लीजिए आपको ईंटा मिल गया है, अब ईंटवा के कहे कैसे पकड़ के तोड़ दो, तोड़ पाइएगा? नहीं पॉसिबल है, एरा नहीं तोड़ सकते हैं। रीजन कि इनके इधर जो छोटे 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 कण है, अब ये बड़ा नहीं समझेंगे, इनके अंदर जो ये महीन कण नजर आता है टुकड़ा पर, वो वाला पार्टिकल जो होते हैं ना, बहुत क्लोज पैक होते हैं, बहुत क्लोज, और इतने क्लोज पैक होते हैं कि बहुत कस के अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, और वही अट्रैक्शन के कारण ये बहुत हार्ड हो जाता है। इसलिए ये सब सॉलिड वाले मटेरियल को सबको तोड़ने की कोशिश करिएगा तो बहुत ज्यादा आपको फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगा, जल्दी नहीं टूट पाता है ये सब। समझ पाए? अच्छा, आप कोई कह दे कि क्या इनके पार्टिकल मूव कर पाएंगे, मोशन में रहेगा? क्या इनके पार्टिकल में ट्रांसलेटरी मोशन पाया जाएगा? तो पार्टिकल में मोशन कब आएगा? मोशन आने, अरे भाई चलना है, मोशन माने चलना है, तो चलने के लिए आपको थोड़ा बहुत जगह की जरूरत है, और इनके में जगह है कहाँ भाई? सब तो एकदम सटल सटल बैठल है, तो सटल सटल बैठल रहेगा तो इनके पार्टिकल में कोनो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं पाया जाता। हाँ, जब कोई ठोस मटेरियल को, सॉलिड मटेरियल को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो इनके जो पार्टिकल हैं अपनी जगह पर इस तरह से वाइब्रेट करने लगते हैं, अपने जगह पर हल्का हल्का, क्योंकि इसको इन्होंने हिले की जगह ये नहीं है, इन्होंने जगह तो अपने जगह पर खाली ऐसी चीज करेगा, अपने जगह पर खाली वाइब्रेट करता है, और वही वाइब्रेशन से एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफर होता है। और यही कारण यदि आप यहाँ पर हिट करिएगा तो यहाँ से एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा, ये केवल वाइब्रेट होकर के अपने जगह पे वाइब्रेट होते होते, और ऐसे 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 इतना को यदि रॉड है आपके पास, मान लीजिए लोहा वगैरह के, तो हिया पर आप गर्म करेंगे, हिया पर गर्म करेंगे, तो धीरे 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 सब पार्टिकल एक दूसरा से दूसरा के अपना एनर्जी देते 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 हिया से हिया तक पहुंचा देगा, और कुछ समय के बाद पूरा रॉड गर्म हो जाएगा। तो वाइब्रेशन से इसमें एनर्जी आगे बढ़ता है। ये नहीं कि कोनो बोल दे कि कहते हैं इसके में ट्रांसलेटरी मोशन पाया जाता है, मोशन के कारण एनर्जी यहां से यहां चला था, नहीं, ये मोशन कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि इनके पार्टिकल एकदम बैठे हुए हैं। समझ रहे बात के? एकदम सट के बैठे हुए हैं, और सट के बैठे रहेगा तो मोशन कैसे होगा? ये तो खाली अपने जगह पर ऐसे कर रहा, तो ये अपने जगह पर हरा रहा है, बस उसी ट्रांसफर कर दे रहा। समझ पाए बात के? चलिए, तो ढेरों प्रॉपर्टी अब मिल गया सॉलिड का। अब एक बार आइए जरा सॉलिड के प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं फिर से। ओके, अब लिखते हैं जरा प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सबसे पहला क्या लिखे हम? क्लोजली पैक्ड, सबसे पहला। ओके, दूसरा, जब क्लोजली पैक है तो आपसे पूछा जाएगा कि इंटरमोलिकुलर
स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस इन सॉलिड इज स्मॉल, लिख देते हैं, छोटा, कम, कम होता है। तीसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई, वेरी हाई, ये बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? तीसरा, चौथा, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। और क्या बोल सकते हैं सॉलिड के बारे में? अरे भाई इसका वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड हो जाता है। और क्या बोला जा सकता है? सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिजिड, भंगुर भी होते हैं ना, हथौड़ी हथौड़ी से मारे पर टूट चूर हो जाता है। हार्ड तो होवे करता है, साथ ही साथ रिजिड भी होते हैं। और क्या दे सकते हैं? और क्या बोल सकते हैं? अरे खोजो यार, 2-4 पॉइंट खोजो इसमें। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड ट्रांसलेटरी मोशन, इनके पार्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उसमें ट्रांसलेटरी मोशन नहीं पाया जाता है। और क्या बोल सकते हैं? सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बोल सकते हैं, ड्यू टू छोड़ दीजिए, इतना लिख दीजिए बहुत। और क्या लिख सकते हैं? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग point of solids are high। ओके, तो इतने पॉइंट आप बता सकते हैं, ये सभी प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। अच्छा, एक और भी पूछा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी पाया जाएगा कि नहीं इनके पार्टिकल में। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल इनके बैठे हैं सट्टे सट्टे, ये भी पूछ दिया जा सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी पाया जाएगा क्या? काइनेटिक एनर्जी मूव करने वाला एनर्जी, चलने वाला एनर्जी। क्या इनके पार्टिकल चल पाएंगे? कहाँ से चल पाएंगे? सट्टे सट्टे रहते हैं। तो इनका जो काइनेटिक है, इनके पार्टिकल का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी of constituent particles of solid is very low, बोलिए वेरी लो, बहुत कम, राइट। मूव कर ही नहीं पता, केवल वाइब्रेट करता है। तो इनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है बहुत कम होता है, बहुत ना के बराबर। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगा? काइनेटिक एनर्जी जो बहुत ज्यादा चल रहा होगा। तो 3 स्टेट है आपके पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर मतलब फैले रहते हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्शन कम लग रहा है, जो चलते वो बहुत ज्यादा फ्री मूव कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस का, उससे थोड़ा सा कम वाटर का, ये सॉरी वाटर का नहीं, लिक्विड का, और सबसे कम जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो सॉलिड का होगा। ओके, तो ये सभी पॉइंट आप तो मेरे ख्याल से ये सभी पॉइंट को पहले से पढ़े होंगे, जाने होंगे। अरे बड़ा सरल सा चीज है। तो यहाँ पर हम इसे अब हटाते हैं, क्या कहते हैं, अब याद हो गया। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वेरी क्लोज पैक होते हैं, इनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लगभग 0 होता है, लगभग मतलब कि बहुत कम होता है। तो ये इनका प्रॉपर्टी हो गया भाई साहब। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड को कितने पार्ट में बांटा गया है? वर्गीकरण इसे कहते हैं, के प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो सॉलिड 3 टाइप के बांटा हुआ, जो आपको बुक में दिया गया 3 प्रकार से बांट करके आपको बतावल गया कि सॉलिड जो होते हैं 3 टाइप के हैं। हमारे सराउंडिंग जो अवेलेबल है सॉलिड वाले मटेरियल, वो 3 कैटेगरी के हैं। कौन कौन है आप लिख सकते हैं। देयर आर
3 टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड ठोस 3 प्रकार के, कौन कौन? पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमोर्फस सॉलिड, और तीसरा पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, ये 3 कैटेगरी है क्रिस्टल के। क्रिस्टल 3 टाइप के हैं, सॉरी क्रिस्टल बोल रहे हैं, सॉलिड 3 टाइप के, क्रिस्टलाइन ऐसे इसे हिंदी में बोलिएगा तो क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, ऐसे इसे रवादार भी बोला जाता है हिंदी में, रवादार। एमोर्फस अक्रिस्टलीय या इसे बेरवादार भी बोलते हैं, बेरवादार ठोस। यह पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन आगे देखेंगे, पहले क्रिस्टलाइन को संभाल लीजिए, ये बहुत छोटा चीज है। मेन चीज ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, ये दोनों बहुत बेस्ट है। इसके बाद ये थोड़ा सा का चीज है, ये भी थोड़ा सा का चीज है, बट ज्यादा डिटेलिंग इस चीज का है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो सॉलिड 3 कैटेगरी के हैं, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस एंड पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन, ओके। तो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहेंगे, सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहेंगे, आइए जरा चेक करते हैं। इसके लिए अभी के लिए हम ये पूरा को हटा दे रहे हैं। क्लासिफिकेशन याद रखें, 3 टाइप के हैं, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस, पॉलीक्रिस्टल। क्रिस्टलाइन, एमोर्फस, पॉलीक्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन, एमोर्फस, पॉलीक्रिस्टलाइन, याद हो गया? 3 कैटेगरी, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस, पॉलीक्रिस्टलाइन, सॉलिड 3 टाइप के। अब इसमें हमें पढ़ना है क्रिस्टलाइन क्या होता है, यहीं से स्टार्ट होता है जी आपका मेन टॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? अब आइए क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझने, जैसे देखिए सॉलिड आपके पास ढेर सारे हैं, सॉलिड मटेरियल ढेर सारे हैं। अब मान लेते हैं हम आपको ये कब से दे दें, मान लीजिए आपको ईंट दे दिए, चेक करिएगा, ईंट दे दिए, और मान लीजिए आपको ईंट दे दिए, प्लास्टिक दे दिए, ग्रेफाइट दे दिए, और चीनी के कण दे दिए, शुगर जिसे कहते हैं, चीनी का पार्टिकल। ईंट को तोड़िए, चलिए यही दोनों से समझ लीजिए, ये दोनों के तोड़ करके समझिए। ईंट और ग्रेफाइट को तोड़िए, तोड़ने से डिफिनीशन झलक जाएगा। ग्रेफाइट को जब तोड़ेंगे और या ईंट को तोड़िए, तो देखिए ईंट के तोड़ने पर हमारे पास टूटा हुआ पार्ट है, ये अवेलेबल। ईंट को तोड़ने पर कुछ ऐसा टूटेगा। अब ऐसे जो टूटता है, जरा ध्यान से चेक करिएगा, तो इनको अब आपके अगल बगल में ईंट वगैरह होगा, उनको देखिए, तोड़ करके जब देखते हैं तो पता चलता है कि इनके अंदर में कहीं कहीं पार्ट धंसा है, कहीं बाहर निकल उठल है ना, कहीं धंसल है, कहीं उठल है, कहीं धंसल है, कहीं उठल है, ऐसे नजर आता है टुकड़ा पर। और वहीं मेरे पास एक ग्रेफाइट का पतला सा ये है, ग्रेफाइट नजर आता है आपको, ये ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यदि इस ग्रेफाइट को तोड़ दिया जाए तो दीजिए, हम यहाँ 20 से तोड़ दे रहे हैं, कैसा शेप तैयार होगा, नहीं? गौर से देखिए, यह है ग्रेफाइट, इसको तोड़ दिया तो जैसा पहले था सामने वाला, देख लीजिए, वैसा ही शेप इधर वाला भी टूट करके आया है। समझ पा रहे हैं बात को? यानी इधर वाला जो शेप है पहले के जैसा ही चिकना चाकना तैयार होकर के। बस यही 2 कंसेप्ट या 2 एग्जाम्पल से आप क्रिस्टलाइन और एमोर्फस को डिफाइन कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, यही ग्रेफाइट के पार्टिकल और ईंटा से आप समझ जाइएगा कि किसे आप कहिएगा, आप खुद इमेजिन कर करके फिर बता दीजिएगा। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ईंट के पार्टिकल को, ईंट को जब तोड़ा जाता है तो ईंट के पार्टिकल कुछ कुछ धंसे हैं, कुछ कुछ बाहर निकले होते हैं, माने कि रुखड़ा टाइप से टूटता है। और जब इस टाइप के क्रिस्टल, ये जो ग्रेफाइट है, इस टाइप के ठोस जो सॉलिड है, इसे तोड़ा जाता है, एकदम प्लेन पार्ट में टूटा है, एकदम प्लेन पार्ट में, सामने का जो पार्ट है एकदम प्लेन टूटा है, एकदम चिकना चाकना, नहीं धंसा उसा नहीं है, कुछ नहीं। तो जो क्रिस्टल ऐसे
काटने पे या तोड़ने पे एकदम प्लेन टूटता है, एकदम निश्चित फिक्स्ड जियोमेट्री में टूटा है एकदम, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो इस टाइप से एकदम फिक्स्ड टूटता है उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और जो ऐसे ईंट के तरह टूट गया, ऐसे धंस के निकल के ऐसे टूट गया, इसको हम कहते हैं एमोर्फस सॉलिड। ये एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल है, ग्रेफाइट। समझ पा रहे हैं बात को? तो यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? ये प्रॉपर्टी में आ जाता है डिफाइन। अब प्रश्न ये है कि ईंट को जब तोड़ते हैं, जैसे इतना बड़ा ईंटा है मान लीजिए, तो ईंट के यदि बीचे से तोड़ा जाए तो बीचे से ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे टूट जाएगा एकदम सीधे सीधे ना, ऐसे कहीं नहीं टूट सकता। इसको तोड़िएगा तो ऐसे धंस धुस के टूटेगा, ऐसे रुखड़ा टाप गया, इधर से ऐसे 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 धंस जाएगा, है ना, ऐसे धंसा रहेगा। जबकि ग्रेफाइट को आप तोड़े इतनी को रॉड को, पतला को रॉड था, इसको यदि तोड़े तो तोड़ला पर यहाँ पर एकदम गोल शेप, यहाँ पर गोल शेप तैयार हो। ये ग्रेफाइट का, ये ईंट का। अब प्रश्न ये है कि ये ऐसे काहे टूटता है, ये ऐसे काहे टूटता? तो ध्यान पूर्वक अब चेक करिएगा इस बात को। इसको इस तरह से टूटने के पीछे का रीजन ये है कि जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनके जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कुछ इस प्रकार से अरेंज है, ऐसे अरेंज है, कहीं पर ज्यादा हो गया, कहीं पर है ये नहीं है, ऐसे रहता है। देखिए फिर से ऐसे 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 इस प्रकार से अरेंज। अब कहेगा ये अरेंजमेंट हमको क्या सिखा रहा है? ये अरेंजमेंट जैसे मान लीजिए कि जैसे ये ईंट है, ईंट के ये पार्टिकल है ये सभी। अब जब इसको मान लीजिए हियां से तोड़ा जाए तो हियां से तोड़ेंगे, या मान लीजिए हियां से तोड़ेंगे तो हियां से तोड़ला पर देखिए क्या होगा, इतना दूर वाला पार्टिकल इधर आ जाएगा, तो इतना ऐसे अब फिर देखिए यहाँ के बाद से ये धंस जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, और फिर इधर से कुछ नहीं, ये ऐसे रहेगा है। और ये वाला कुछ ई शेप मिलेगा, इधर कुछ नहीं है तो इधर ऐसे ढांसा रहेगा, ऐसे ऐसे, फिर इन्हें धंस जाएगा, फिर इन्हें ऐसे धंस जाएगा, ऐसे 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 करके टूटेगा। माने कि जो अक्रिस्टलीय जिसे आप एमोर्फस कहते हैं, एमोर्फस के जो पार्टिकल होते हैं कुछ इस प्रकार से अरेंज है कि कहीं कहीं अवेलेबल है बढ़िया से, कहीं कहीं है ही नहीं। जहां पर अवेलेबल है वहां पर पार्टिकल आगे की ओर दिख जाता है, आगे की ओर निकल रहता है, और जहां पर नहीं है वहां पे धंस जाता है। तो इसलिए इसे भी रुखड़ा, जब तोड़ते हैं तो रुखड़ा फॉर्म में टूटता है, या कहीं कहीं गड्ढा नियत नजर आ जाएगा, काटिएगा तब कहीं कहीं भर है, कहीं कहीं गड्ढा नजर आ जाता है। जबकि जो ये ग्रेफाइट वगैरह है इनके पार्टिकल जो होते हैं एकदम रेगुलरली अरेंज होते हैं, एकदम रेगुलरली अरेंज होते हैं, कोई इधर उधर नहीं रहता, कोई इधर कम और ज्यादा में नहीं रहता, एकदम रेगुलरली अरेंज। तोड़बो करेंगे तो हम बराबर शेप में टूटेगा। समझ रहे बात के? तो क्रिस्टलाइन और डिफाइन करने के लिए दोनों को एक साथ लेकर के चलिएगा ना तो बढ़िया से इसको समझ पाइएगा। एमोर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों में कंपैरिजन करते रहिए हमेशा, तब पता चल जाएगा कि डिफिनेशन कैसे बन रहा है दोनों का। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनके पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होता है और लॉन्ग टर्म तक अरेंज रहे, कि ऐसा 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 आगे भी एकदम ऐसे ही अरेंज है। तो जिस सॉलिड का पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है रेगुलरली अरेंज हो इन लॉन्ग टर्म, देन सच सॉलिड्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके। और जिस सॉलिड का पार्टिकल्स इरेगुलरली अरेंज हो, ये इरेगुलर तो ही तो हो गया, ठीक थोड़ी ना एकदम रेगुलर ऐसे ही बढ़ते जाएगा, कहीं पर और ज्यादा होगा, कहीं पर और थोड़ा सा कम हो जाएगा, कहीं और कहीं कुछ नहीं रहेगा। तो ये भाई बढ़ रहा है, घट रहा है, अनियमित होगा, इरेगुलर हो गया। तो जिनके पार्टिकल इरेगुलरली अरेंज होता और छोटे छोटे दूरी में ये सभी कम ज्यादा होते रहेगा, तो इन्हें शॉर्ट डिस्टेंस बोलते हैं कि इन शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस, इन लॉन्ग डिस्टेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन शॉर्ट टर्म एमोर्फस सॉलिड। समझ पाए बात के? एमोर्फस किसे कहिएगा? जिस सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलरली और स्मॉल डिस्टेंस में अरेंज हो, स्मॉल रेंज में अरेंज हो, उसे हम कहते हैं एमोर्फस सॉलिड। और जिसका पार्टिकल रेगुलरली अरेंज हो और लॉन्ग टर्म में अरेंज हो, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड।
एमोर्फस क्रिस्टलाइन। समझ पाए बात? तो जनरल तौर पर हम लोग को जो पढ़ना होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का ज्यादा डिटेलिंग मिलता है, और एमोर्फस के बस एमोर्फस का डिफिनेशन लिखिए, प्रॉपर्टी लिखिए, कहानी खत्म। क्रिस्टलाइन को आगे ज्यादा डिफाइन किया जाता है। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहा जाए? अच्छा, इसका एग्जांपल क्या क्या आ जाएंगे? एक तो ग्रेफाइट मिल गया। अच्छा, एक अभी आपको चीनी दिया हुआ था, शुगर जिसे कहते हैं, शुगर लिख दो ना। शुगर क्या हो जाएगा? शुगर के पार्टिकल आप देखें, चीनी के पार्टिकल, एक एक पार्टिकल को आप देखिए गौर से, तो वो एक क्यूब के शेप में रहता है, क्यूब के शेप में। उसका भी जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का, वो रेगुलरली अरेंज है। अब एक ही कण को उठा करके देखिए चीनी के, तो वो भी रेगुलरली अरेंज है। रॉक साल्ट जिसे आप खाते हैं, जिसे आप NaCl कहते हैं, NaCl के एक पार्टिकल एकदम निश्चित शेप में ही रहेगा, गोल शेप आप देख रहे हैं, हालांकि वो अपनी क्यूब शेप में रहता है सभी, तो क्यूब शेप में ये सभी रहते हैं। तो इन सभी का जो भी स्ट्रक्चर है वो एकदम फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड है, वो चेंज ही नहीं हो सकता है। माने कि उसका जो इसको क्या कहते हैं, पार्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो एकदम रेगुलरली अरेंज है ये सबका। तो शुगर, रॉक साल्ट, ग्रेफाइट, ये सभी जो है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल आ जाते हैं। वहीं यदि आपको बोल दे ग्लास आपका, ग्लास, प्लास्टिक, रबड़ को आप तोड़ के देखें हैं कभी? इरेज करने वाला रबड़ को आप तोड़ करके देखिएगा तो अंदर से वो भी ईंट की तरह ही, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं गड्ढा नियत नजर आएगा आपको। देखें कभी? तोड़ करके देखिएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं तो हम तोड़ के दिखाते हैं आपको, तो वो भी ऐसा नजर आता है। तो रबड़ भी इसी कैटेगरी, रबड़ आ जाएगा एमोर्फस सॉलिड, प्लास्टिक एमोर्फस सॉलिड, ग्लास एमोर्फस सॉलिड, शुगर, रॉक साल्ट, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सभी आ जाएंगे। आइस बर्फ जिसे कहते हैं, बर्फ भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। समझ रहे हैं बात क्या? तो ये सभी चीजें आ जाते हैं। हुआ, अब आइए जरा डिफिनीशन देखते हैं। दैट सॉलिड पार्टिकल्स आर इन रेगुलर arrangement for long range, लिख दीजिए, long range, that is called crystalline solid. Okay, that solid whose constituent particle are in regular arrangement for long range, एकदम रेगुलर अरेंजमेंट में रहेगा, उसे हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल ऑब्जेक्टिव वगैरह में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। तो आपका NaCl हो गया, रॉक साल्ट जिसे कहते हैं, और क्या दे सकते हैं? रॉक साल्ट हो गया, शुगर, ग्रेफाइट, डायमंड, आइस, ETC, ये सभी एग्जांपल आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहेंगे? जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज तक हो, रेगुलर अरेंजमेंट हो, लॉन्ग रेंज तक। एग्जांपल में आ जाते हैं आपके NaCl, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सभी आ जाते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा इसका प्रॉपर्टी भी देख लीजिए, फिर आ जाते हैं हम आपका एमोर्फस सॉलिड पे। इसको हटा दे रहे हैं और इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या क्या इनका प्रॉपर्टी होता है। चलिए भाई, तो ये सभी इनकी प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा, और भी आप देख सकते हैं कि जब इसे शार्प नाइफ से काटेंगे तो एक रेगुलर कट मिलेगा, ये भी लिख सकते हैं, ऑब्टेन्स अ डेफिनिट कट, ये बोल सकते हैं। चलिए, तो एमोर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी, या एमोर्फस बोल दें, प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला प्रॉपर्टी तो आपको डिफिनेशन से क्लियर हो गया कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, इनका अरेंजमेंट रेगुलर होगा और लॉन्ग रेंज तक होता है। ओके, और इनका जो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो 3D माने कि इनका जो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड कहने का मतलब ये 3D में फैले होते हैं इनके पार्टिकल। अब 3D में फैले होने के क्या मतलब हुआ? आगे जब आप आगे पढ़िएगा तो इनके जो स्ट्रक्चर है
उसके बारे में बताया गया है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिक टाइप के होता है। ऐसे जनरल तौर पर क्रिस्टल के जो भी पार्टिकल हैं उनके स्ट्रक्चर क्यूबिक टाइप का होता है। और क्यूबिक में आप जब शायद समझते होंगे तो आप क्यूब के फोटो बनाइएगा तब पता चलेगा कि ये 3 डायमेंशनल क्यों है। कोई एक साइड को एक पॉइंट को पकड़िएगा, जो इनका वर्टेक्स बने हुए हैं, इन वर्टेक्स को पकड़िएगा तो वहां से 3 लाइन आपको जाता हुआ नजर आता है। तो जहां जिस पॉइंट को पकड़ने पे आपको यहाँ से, जैसे कि यदि किसी पॉइंट को पकड़े तो वहां से 3 डायरेक्शन नजर आता है, तो उसी को 3D बोलते हैं। तो इनका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके जो शेप होते हैं या जो भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो तीनों डायरेक्शन में फैले होते हैं, 3D में फैले होते हैं। तो इसलिए इसे 3 डायमेंशनल या 3D बोल दिया जाता है, 3D से डायमेंशनल हो जाता है। तो इनका फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ये बात याद रखेंगे। इनका हीट का एनर्जी होता है वो फिक्स्ड होता है। अब हीट का एनर्जी फिक्स्ड कहने का क्या मतलब है कि कोई भी, जैसे आप मान लीजिए सॉलिड उठा लेते हैं जो क्रिस्टलाइन है, उसमें आयरन भी आ जाएगा, आयरन। अब आयरन का ऐसा ना है कि आप हल्का सा गर्म करेंगे तो अपना शेप उप चेंज करे लग जाएगा, ऐसा नहीं है इसमें। आयरन में हल्का सा गर्म, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। जब तक इसका जितना जरूरत है उसे पिघलाने के लिए उतना तक नहीं दीजिएगा तब तक ये अपना शेप वगैरह को चेंज नहीं कर पाएगा। यानी कि इसमें के जो एनर्जी होता है एब्जॉर्ब करने का वो एकदम फिक्स्ड होता है कि इतना तक हमको चाहिए, उसके बाद हम नया रूप में जाएंगे। समझ रहे बात के? तो यही बात को बोला गया है कि दे हैव फिक्स्ड हीट ऑफ एनर्जी। इसमें की एनर्जी जो है हीट गर्म करने का जो भी अपना गर्म होने का एनर्जी है वो फिक्स्ड होता है। हर एक जो भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इस सब का। दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, इन सभी का मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। अब जैसे लोहा, एग्जांपल लोहे से उठा लीजिए। लोहा को यदि आप समझ रहे, लोहा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आयरन वगैरह जितने भी आप मेटल देखते हैं सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो यदि लोहा के देखिए तो गर्म करिएगा तो उसका रंग केवल चेंज होगा, लाल होगा, पीला होगा, नीला होगा, ऐसा केवल रंग चेंज होगा। ये नहीं है कि अभी इतना को लोहा गर्म करे तो इसे सिकुड़ के इसे देखिए सुकड़ा लेगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, कुछ नहीं ऐसा होता। और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि पिघलने वाला था, कितना टेम्परेचर देने पर कोई चीज पिघल रहा है। तो जैसे मान लीजिए आप एक लोहा के रॉड लेते हैं, लोहा के रॉड लेते हैं और इसे हीट करिए। लोहा के रॉड को हीट करने पर कोई प्रभाव नहीं दिखने मिलेगा, केवल उसका रंग चेंज होते रहता है। पहले लाल होगा, फिर पीला होगा, फिर नीला हो जाएगा, ऐसा होगा। तो लोहा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका रंग में ज्यादा या रंग केवल चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि अपना स्ट्रक्चर चेंज करने लग जाएगा। बट कहीं आप एक प्लास्टिक के पतला सा या पॉलीथीन वगैरह ले लीजिए, पॉलीथीन। आप पॉलीथीन को देखिएगा, पॉलीथीन को जैसे हल्का सा धां दीजिए, हल्का सा गर्म करिएगा तो पॉलीथीन तुरंत सिकुड़ जाता है। और गर्म करिएगा तो और थोड़ा सिकुड़ के इसे गोल शेप में आ जाएगा, इतनी छोटा गोल। और गर्म करिएगा तो फिर पिघलना शुरू, फिर पिघल जाएगा। तो जो आप हल्का हल्का टेम्परेचर पर अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है उसे हम एमॉर्फस कहते हैं, एमॉर्फस कहते हैं। ये समान हल्का टेम्परेचर पर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक इनका जितना मेल्टिंग पॉइंट है उतना तक दीजिएगा नहीं टेम्परेचर, तब तक जाकर के ये सभी पिघलने वाला नहीं है। समझ रहे बात को? तो इन सभी का मेल्टिंग पॉइंट होते हैं एकदम फिक्स्ड होते हैं, एकदम फिक्स्ड। इतना टेम्परेचर लेकर कहीं पिघलेंगे तो पिघलेंगे, उससे कम पर नहीं, उससे कम पर कोई स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं करेगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड अपना स्ट्रक्चर हल्के हल्के टेम्परेचर पर चेंज करने लग जाता है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इन सभी को ट्रू सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, इन सभी को ट्रू सॉलिड कहा जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहते हैं, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक होता है, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक होता है। अब एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है इसके बारे में चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एनआइसोट्रॉपिक के बारे में, आइसोट्रॉपिक के बारे में, इसके चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए अभी आपको इतना याद रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। अब एनआइसोट्रॉपिक को हम आगे देखेंगे। और जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट किया जाता है किसी शार्प नाइफ से तो ये हमेशा एक डिफिनिट कट में कटता है, डिफिनिट शेप में कटता है। तो ये हमेशा एक डिफिनिट कट देता है, ये चीज आप याद रखेंगे। जैसे देख लीजिए ना भाई, कोई भी चीज को आप जैसे लोहा वगैरह के काटते देखे होंगे आप, लोहा को देखते हैं जब मशीन वगैरह से काटते हैं या ब्लेड से काटिए तो एकदम चिकना टाइप से निकलता है अंदर से, कहीं ना धंसल निकलेगा ना उठा निकलेगा। तो वो सब एकदम डिफिनिट शेप में कटते हैं। समझ रहे बात के? तो इतना हो गया आपका ये प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अब इसके बाद मिलेगा हमें एमॉर्फस सॉलिड, उसका प्रॉपर्टी देखेंगे, याद रखेंगे। एनिसोट्रॉपिक अभी हम छोड़ दिए हैं, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे कि एनिसोट्रॉपिक क्या होता है, आइसोट्रॉपिक क्या होता है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आज के लिए हम इतना रह देते हैं। ओके।
जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय हो अपना देश हिंदुस्तान।